देखिए द यूजेज ऑफ वर्ब टू बी एज इन ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब इज आर एम का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। वर्ब टू बी का मतलब इज आर एम वाज वेयर का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे होता है। इससे पहले के क्लास में हम बताए हैं कि इज आर एम वाज वेयर का प्रयोग फुल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे होता है। इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं इससे पहले वाले क्लास में। और आज के क्लास में बताएंगे कि ये जो वर्ब टू बी अर्थात इज आर एम वाज वेयर है, इसका प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे होता है, किस परिस्थिति में होता है, इसको आप विस्तार से पढ़ेंगे। इसका जो चैप्टर होगा ये चैप्टर 4 का पार्ट 3 होगा। क्लास का जो नंबर होगा 24 होगा। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज आर एम वाज वेयर प्लस पार्टिसिपल का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने के लिए होता है। इसका कुछ ग्रामेटिकल लैंग्वेज या वर्ड का प्रयोग किया गया है, इसको समझ लेना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं, जिसमें क्या लिखा है पार्टिसिपल किसको कहते हैं, जैसे कि राइट है ये हो गया प्रेजेंट, रॉट हो गया वर्ब का दूसरा रूप पास्ट, राइटिंग पार्टिसिपल हो गया। पार्टिसिपल दो प्रकार के होते हैं ना, एगो पास्ट पार्टिसिपल, एगो प्रेजेंट पार्टिसिपल, एगो परफेक्ट पार्टिसिपल। ये सब आगे के क्लास में पढ़िएगा। अभी जितना जरूरी है उतना समझ लेना है कि पार्टिसिपल वर्ड आया तो है क्या, इसको किस रूप में पहचाने, इसका पहचान क्या है पार्टिसिपल का। तो पार्टिसिपल 3 प्रकार के जो होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में जहाँ जहाँ ING लगा रहेगा उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, जैसे रीडिंग, प्लेइंग, गोइंग, ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल में। इसी का पास्ट पार्टिसिपल होगा तो पास्ट टेंस में लिखा जाएगा, रोट, प्लेड, स्पॉक, इस तरह के जितने होते हैं उसको पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल में वर्ब का तीसरा रूप होता है, जैसे हैज़ रिटन, हैव डन, हैज़ गॉन, ये परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखा जाता है। तो चलिए इतना नहीं जाना है, अभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं। अगर ये किसी पार्टिसिपल से जुड़ा हुआ रहेगा तो कैसे, अब आइए यहाँ पर इज आर एम वाज वेयर के साथ अगर पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया हो, मतलब वर्ब के साथ ING का प्रयोग किया गया हो, तो पार्टिसिपल का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने के लिए होता है। कौन चीज बनाने के लिए होता है, प्रेजेंट पर। जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसी को कहते हैं, जैसे आई एम रीडिंग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है, यू वेयर रीडिंग तो यहाँ पास्ट इम्परफेक्ट में है, उसी पास्ट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट इम्परफेक्ट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। ये बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वर्ब टू बी मतलब इज आर एम प्लस वर्ब का ING रूप, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको पार्टिसिपल कहा जाता है। यही स्ट्रक्चर यहाँ है, इज आर एम वाज वेयर प्लस पार्टिसिपल, ये दोनों मिला करके एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बोध कराता है। जैसे ही इज रीडिंग कौन टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है। इसको कैसे बनाए, तो टू बी लिखे यानी इज आर एम लिखे, इसके बाद पार्टिसिपल का प्रयोग किए, वर्ब के अंत में जो ING लगा इसका नाम पार्टिसिपल हो जाता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में है। तो इसलिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि ऑक्सिलरी वर्ब में ये इसमें से कोई रहेगा, प्लस अगर पार्टिसिपल होगा तो उससे कौन सा रूप बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा। यही बात है। तो जैसे ही इज रीडिंग, यू वेयर गोइंग, इसमें रीडिंग और गोइंग ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और वेयर और इज जो है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। विशेष रूप से तो अभी तक जितना बताया है अभी के तो तत्काल के क्लास में, तो इस पर ध्यान दिए हैं। अब इस पर आइए, अभी पार्टिसिपल हम समझा रहे थे, अब आइए इस पर। ये इज को हम ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके साथ प्रिंसिपल वर्ब कोई दूसरा आ चुका है। जब मुखिया जी आ जाते हैं तो उसे उप मुखिया को हम कैसे कह सकते हैं मुखिया, तब वो मुखिया कुर्सी पे थोड़े बैठेगा। यहाँ यही समझिए, यहाँ प्रिंसिपल वर्ब तो है ही, तो यहाँ ये जो आएगा तो प्रिंसिपल वर्ब थोड़ी कहला सकता है। प्रिंसिपल वर्ब पहले से आ चुका है जो ओरिजिनल है, तो उसे उसके साथ आने वाला जो ये वर्ब टू बी है ये केवल ऑक्सिलरी वर्ब बनकर रहेगा। इसलिए ही इज रीडिंग, तो यहाँ हो गया इज ऑक्सिलरी वर्ब, इज के साथ जुड़ा हुआ पार्टिसिपल जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बोध कराता है। यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बोध करा रहा है, यहाँ इसका पास्ट टेंस में वाज वेयर हो गया है आर का, और ये जो वर्ब है कंटिन्यूअस पार्टिसिपल रूप में है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस का बोध कराता है। तो इसलिए ये भी हो गया, वेयर यहाँ पर जो है ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा। आगे देखना है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी के साथ जब पास्ट पार्टिसिपल आता है, हमने बताया है कि पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बता चुके हैं, अब पास्ट पार्टिसिपल को समझिए। यहाँ है राम इज टाउट, राम इज टीचिंग नहीं है, राम इज टाउट बाय मी, राम मेरे द्वारा
पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जो टाउट एक है कौन टेंस में है, पास्ट पार्टिसिपल में। यू आर प्लेड बाय योर कोच, तुम अपने कोच के द्वारा, क्रिकेट शिक्षक प्रशिक्षक के द्वारा खिलाए जाते थे, खेल करवाए जाते थे। तो यहाँ प्लेड शब्द का जो प्रयोग हुआ है ये पास्ट पार्टिसिपल में प्रयोग हुआ। और अब इसके रूल पर आए, वर्ब टू बी मतलब ईजार में तो होता ही है, तो वर्ब टू बी अब प्लस पार्टिसिपल अगर रहेगा माने ईडी फॉर्म, तो इसके द्वारा कौन सा सेंटेंस बनता है, इसके द्वारा पैसिव वॉइस बनाया। कौन सा सेंटेंस बनता है, पैसिव वॉइस बनाया जाता है। जैसे राम इज टाउट बाय मी, राम मेरे द्वारा पढ़ाया गया या पढ़ाया जाता है। यू आर प्लेड बाय योर कोच, तुम अपने प्रशिक्षक के द्वारा खेल करवाए जाते हो, खेले जाते हो। तो पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा हम पैसिव वॉइस व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें इज आर एम यूज का जो प्रयोग हुआ है ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। चलते हैं तीसरा नंबर में, वर्ब टू बी प्लस इंफिनिटिव। इंफिनिटिव किसको कहते हैं, वर्ब के मूल रूप को इंफिनिटिव कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, हर एक वर्ब के अंत में ना लगा रहता है, वो वर्ब का असली रूप होता है, मूल रूप जिसको कहते हैं हिंदी में। इसी प्रकार से इंग्लिश में जो वर्ब का असली रूप होता है तो किसी भी वर्ब के पहले टू लगा रहता है। जैसे टू राइट, ये वर्ब का असली रूप हो गया। तो इसी टू राइट किसी वर्ब के पहले टू जो लगा देते हैं और तब जो वो हो जाता है टू राइट, टू प्ले, टू गो, तब उसको इन्फिनिटिव करते हैं। यानी टू से जुड़ा हुआ प्रिंसिपल वर्ब जब रहेगा तो उसको इन्फिनिटिव कहा जाता है, जो वर्ब का असली रूप कहलाता है वही है इन्फिनिटिव। हम अगर यहाँ रीड लिख देंगे तो ये इन्फिनिटिव नहीं हुआ, यहाँ रीड लिखे तो इन्फिनिटिव नहीं हुआ, लेकिन इसमें टू रीड लगा देंगे तो तब इसको हम इन्फिनिटिव कहेंगे। समझ गए होंगे? तो चलिए ये इन्फिनिटिव हो गया। तो वर्ब टू, यहाँ टू नहीं है, वर्ब टू भी है। वर्ब टू बी प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग ऑर्डर आदेश करने के लिए होता है। वर्ब यहाँ यहाँ है 3 नंबर में, वर्ब टू बी प्लस इन्फिनिटिव के रूप में किसी कार्य की योजना व्यक्त किया जाता है। किसी कार्य को की योजना व्यक्त, कोई काम करना है उसकी योजना बनाए हुए हैं या बना रहे हैं, उस योजना को व्यक्त करने के लिए वर्ब टू बी प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। जैसे ही इज टू गो, वह जाने को है, मतलब उसको जाने की योजना है, पहले से विचार तय है। यू आर टू बाय ए कार, तुम एक गाड़ी खरीदने वाले हो। तो यहाँ टू बाय जो लगाए हैं इन्फिनिटिव है, और यहाँ कोई गाड़ी खरीदने की योजना है, पहले से विचार किया हुआ है, तय है खरीदना। इस इरादा को व्यक्त करने के लिए, इस योजना को व्यक्त करने के लिए हम वर्ब टू बी प्लस इन्फिनिटिव के स्ट्रक्चर में व्यक्त करते हैं। और ऐसे वाक्य में स्ट्रक्चर व्यक्त करने के लिए इज आर जो आया है ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आया है। समझे? आगे वर्ब टू बी इन्फिनिटिव का प्रयोग ऑर्डर व्यक्त, इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग कभी कभी आदेश व्यक्त या ऑर्डर व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे यू आर टू राइट हियर योर नेम, तुम्हें यहाँ अपना नाम लिखना, तुम यहाँ अपना नाम लिखने वाले हो, तुम यहाँ अपना नाम लिखने को हो, ऐसे कहा जाता है। कभी कभी ऐसा आदेशात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। रामू इज ओपन द डोर, रामू इज टू, रामू दरवाजा खोलने को है, रामू दरवाजा खोलने वाला है। अब कभी कभी सांकेतिक रूप से और प्रत्यक्ष रूप से किसी को आदेश देना होता है तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। यहाँ जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। अब है परंतु वाज और वेयर प्लस इन्फिनिटिव, देखिए इन्फिनिटिव का 3 बार प्रयोग हुआ है यहाँ। वर्ब टू बी प्लस इन्फिनिटिव, इसके द्वारा हम व्यक्त किए इरादा, योजना। वर्ब टू बी प्लस इन्फिनिटिव, इसके द्वारा आदेश। और फिर यहाँ है वर्ब टू बी के स्थान पर इज और एम छोड़ करके उसी वर्ब टू बी के अंतर्गत आता है वाज वेयर, तो वाज वेयर प्लस इन्फिनिटिव अगर रहेगा तो इसे कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? इस स्ट्रक्चर से यह बोध होता है कि पास्ट टाइम में कोई कार्य होना था पर वह हुआ या नहीं यह निश्चित है। जैसे वह पटना जाने वाला था, अब पटना जाने वाला था तो अब गया कि नहीं यह तो डाउटफुल है, संदेहपूर्ण है। इसके बारे में हम स्पष्ट नहीं कर सकते कि चला ही गया होगा। बीते समय में हमको ये देखने को मिला था या सुनने को कि वह पटना की जाने की तैयारी में था, अब गया कि नहीं यह स्पष्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के बीते समय में अगर कोई कार्य होने की स्थिति में रहती है लेकिन वर्तमान में उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी नहीं है या पूरी तरह
इंश्योर्ड नहीं है, सुनिश्चित नहीं है कि वो गया है कि नहीं, तो ऐसे संदेहात्मक बातों को जो बीते समय से जुड़ा होता है उसको व्यक्त करने के लिए वर्ब टू बी यानी वाज वेयर प्लस इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, जिससे बीते समय के अनिश्चित कार्य का बोध होता है। तो यहाँ हो जाएगा द मिनिस्टर वाज टू कम, मंत्री आने वाले, क्या पता नहीं भी आए होंगे। आगे है द मैच वाज टू स्टार्ट, मैच शुरू होने वाली थी। यहाँ बीते समय के लिए संभावना व्यक्त किया जा रहा है, अनिश्चितता के अर्थ में काम हुआ या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। आगे है इज आर एम प्लस अबाउट प्लस इंफिनिटी से यह बोध होता है कि निकट भविष्य में कोई कार्य होना सुनिश्चित है। अब एगो तो देख लिए प्रेजेंट की बात है, तब उसके बाद फिर देखें कि हाँ पास्ट टेंस में कोई काम हुआ कि नहीं, अनिश्चित है, इसके बारे में इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। फिर इन्फिनिटिव का प्रयोग फ्यूचर टाइम को भी बताने के लिए होता है, वो नीचे वाले नियम से पता चलेगा। जैसे ही इज अबाउट टू सिंग, वह गाने को है, गाया तो नहीं है, गीत गाया तो नहीं है, या गा चुका है ऐसा भी तो नहीं है, वह भविष्य तत्काल के आने वाले पल भर में ही, जो भविष्य में ही छुपा हुआ वह पल है, ऐसे समय के अंदर ही कुछ ही पल में या आने वाले समय के कुछ ही मिनट में वह गीत गाने को है, गाड़ी खुलने को है, सुबह सूर्योदय होने को है, ऐसा कुछ कहना अगर होता है तो समझिए कि ये फ्यूचर टाइम का बोध करा रहा है। और इसमें जो सेंटेंस का प्रयोग किया गया है उसमें वर्ब टू बी प्लस अबाउट टू प्लस इंफिनिटिव का प्रयोग किया गया। यही बात यहाँ है, इज आर एम जिसको वर्ब टू बी कहते हैं, अबाउट और उसके बाद अबाउट टू कहिए या इंफिनिटिव कहिए। अबाउट टू कहेंगे तो इसका टू हट जाएगा, इसमें आ जाएगा, दोनों मिलकर एक ही हो जाएगा। अबाउट टू प्लस इंफिनिटिव से यह बोध होता है कि निकट भविष्य में कोई काम होना सुनिश्चित है। जैसे ही इज अबाउट टू सिंग, यू आर अबाउट टू प्ले, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, गाड़ी खुलने को है। तो यहाँ गाड़ी के खुलने की तत्काल भविष्य में संभावना है। इस बात को व्यक्त करने के लिए हम वर्ब टू बी प्लस अबाउट टू प्लस इन्फिनिटिव जैसा स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो इस वाक्य में जो प्रयोग किया गया है इज आर एम वाज वेयर, ये सभी ऊपर से यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक में ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार से वर्ब टू बी का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कहाँ और कैसे होता है आज पूर्ण हुआ। इससे ठीक पहले दिन के क्लास में हम आपको बताया है कि वर्ब टू बी इज आर एम वाज वेयर का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे होता है, और आज की क्लास में उसी के बारे में बताया कि वर्ब टू बी का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैसे होता है। ये दोनों दिन का क्लास एक वर्ब टू बी को कंप्लीट करता है, जो आपके लिए परम आवश्यक है, अवश्य देख लेंगे। और आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत